associated services that work with the system side, and we will be looking on like different systems that work in client server models. So, would we prefer in English, or is Urdu a choice for most of uh, people here? I think it should be Urdu for better understanding for everyone. Okay, and other people agree with this because I got a message separately, so that is why I am asking. Yes, I think so. Urdu may be good. It can be mixed. For technical terms, it will obviously be like English to understand, और शायद उसकी उर्दू समझ भी ना आया मैं, और ना मुझे पता भी नहीं हो. So okay, we can start with Urdu, or it would be kind of mix. अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी और जो भी एसोसिएटेड सर्विसेज हैं, एसोसिएटेड सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जहां जिनकी या तो ज़रूरत है ताकि हम एक्टिव डायरेक्टरी की जो फंक्शनैलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकें. लाइक डीएनएस एक सर्विस है. अब डीएनएस की अगर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हम डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे वेयर सिस्टम किस किस जगह पे हमें, हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि डीएनएस क्या करता है. एवरीबडी नोज के डीएनएस क्या करता है. क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट स्टेजेस हैं एक सिस्टम की. एक लैपटॉप प्रिपेयर हुआ, उसने कुछ काम करने हैं, उसके दरमियान में वो किस जगह पे डीएनएस को देखेगा, किस जगह पे डीएचसीपी की सर्विस को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा. कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं जो हर सर्विस के अंदर लाइक ब्लॉकर्स उसे मिलेंगे, और उसको बाईपास करने के लिए सिस्टम में कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं. और ये जो भी मेथड्स हैं या स्टेप्स हैं डिफरेंट जिसमें से गुजर के सिस्टम कोई भी एक टास्क परफॉर्म करेगा या एक ऑपरेशन के थ्रू गुजरेगा, वो बेसिकली उसके प्रोटोकॉल्स हैं. और प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं. लाइक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, दोज आर यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी पर्पसेस. दूसरे फिजिकल लेवल पे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि फिजिकली अगर दो सिस्टम आपस में कनेक्ट करते हैं, लाइक टू लैपटॉप्स या एक नेटवर्क स्विच और एक लैपटॉप, वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए फिजिकल कौन कौन सी चीजें पूरी होना जरूरी हैं, और वो एक प्रोटोकॉल सेट होगा. और उसके ऊपर वो बात कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जिसको सर्टेन सिनेरियोज में हम किसी जगह पे हैंडशेक भी कहते हैं, वो किस किस जगह पे सामने आएगा. ये एक ब्रीफ है. इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी में और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू करेंगे. सो फर्स्ट वन इज कि एक्टिव डायरेक्टरी किस लिए इस्तेमाल होती है, और हाउ इज इट डिफरेंट देन अ नॉर्मल वर्क ग्रुप सेटअप उसके पैरेलल में जो अवेलेबल है. दैट इज नॉट समथिंग मैनेज्ड, बट अगर मैं कहूँ कि एक छोटी सी कंपनी है और उसके अंदर 25 सिस्टम्स मुझे लगाने हैं, और मैं एक्टिव डायरेक्टरी नहीं सेटअप करता, तो बाय डिफॉल्ट जब वो इंस्टॉल होते जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट दे विल बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप और पार्ट ऑफ अ वर्क ग्रुप जिसका डिफॉल्ट नेम भी वर्क ग्रुप होगा. हम उसको मैनेज करने के लिए अपनी कंपनी नेम का वर्क ग्रुप सेट कर सकते हैं, और ये उसी विंडो पे अवेलेबल है जहाँ पे हम सिस्टम का नाम चेंज करते हैं. बट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन इन डोमेन टेक्स्ट बॉक्स, हम वर्क ग्रुप के अंदर कुछ भी चेंज कर देंगे और 25 के 25 सिस्टम को कंपनी नाम के नेम की बेस पे, लोकेशन की बेस पे हम कोई भी एक नया वर्ड बना के सबको उसको वर्क ग्रुप पे लेके जा सकते हैं. अगर 25 सिस्टम्स का एक सेटअप लग जाता है और उसके बाद हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या रिसोर्सेज हैं उस कंपनी में जिसको हमने इस्तेमाल करना है. उसमें सबसे मेजर रिसोर्स जो है वो स्कैनर और प्रिंटर है. अगर हमें उसको यूटिलाइज करना है तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होंगी एक एक्टिव डायरेक्टरी के सेटअप में, अगर मैं वही एक्टिव डायरेक्टरी के सेटअप में लगाएं उन्हीं 25 सिस्टम्स को, और एक वर्क ग्रुप के सेटअप में लगाएं उन्हीं 25 सिस्टम्स को. किसी को कोई बताना चाहेगा कोई कि मैनेजमेंट के वर्ड्स को छोड़ के बाकी हम अगर पिक करें, व्हाट वुड बी द एक्चुअल डिफरेंस
between a work group or a domain system? जी अशोक. Okay. The work group model is a standalone method from where each node or entity is or managed individually. Like we have to manage multiple resources, we can't manage it individually. So in such way, it would not be in our control. If we have to apply some policies, so we will have to reach to every system individually and set it policies through the local policies or whatever we want to do. But in the domain environment, everything will be managed centrally from a single uh, server or a single console. So we can manage it centrally. We have to make member each individual system to that domain, and then each entity will be there, so we can manage it centrally. ठीक है. मोहम्मद आमिर. सर इसमें मैनेजमेंट के अलावा सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी आते हैं। इंडिविजुअली जो सिस्टम होते हैं वो उनके सिक्योरिटीज के कंसर्न ज्यादा होते हैं, और जबकि अंडर द डोमेन सुपरविजन सिक्योरिटी इश्यूज लेस हो जाते हैं। ठीक है. Anyone else who wants to add something? Okay, so something that I'm sharing my screen. Just add points somewhere. और ये लेक्चर जो है ये कोई भी प्रेप नहीं है, इनके लिए कोई भी कोर्स आउटलाइन नहीं है, ये प्योरली डिस्कशन के ऊपर चल रहे हैं हम. तो अगर मेरे पास 25 सिस्टम्स हैं और मुझे उसके ऊपर एक प्रिंटर अटैच करना और प्रिंटर को एक शेयर करना, तो व्हाट वुड बी द मेजर इशू? अभी के लिए हम चलते हैं. सब लोग ज्यादातर आपने जिन्होंने भी काम किया है वो काम करते हैं इस वक्त नेटवर्क प्रिंटर के साथ. सो द नेटवर्क प्रिंटर इज समथिंग जिसका अपना एक RJ45 का इंटरफेस है और दैट गेट्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नेटवर्क स्विच वाया वॉल आईओ पोर्ट ऑफ RJ45 और डायरेक्टली कनेक्ट टू द नेटवर्क स्विच. तो प्रिंटर को डायरेक्टली आईपी एड्रेस असाइन हो सकता है डायरेक्टली. ये पुराने जो प्रिंटर्स थे उसके पास यूएसबी पोर्ट अवेलेबल होती थी, तो यूएसबी पोर्ट को आप कहीं और कनेक्ट नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकता है. तो वो कोई भी एक क्लाइंट मशीन पिक करके उसके साथ सिस्टम के साथ अटैच कर देते थे. जब वो यूएसबी बेस्ड प्रिंटर आते थे तो उसके साथ कुछ में ऑप्शन मौजूद था कि वी कैन गेट एन एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेस और उसको प्रिंटर के अंदर अटैच करके उसको आईपी साइन कर सकते थे. बट सारे प्रिंटर्स जो यूएसबी बेस्ड थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते. तो हम शेयरिंग की बेस के ऊपर प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं अगर, तो शेयरिंग में हम थोड़ी देर के लिए नेटवर्क इंटरफेस को अलग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और हम इसको असाइन करते हैं शेयरिंग थ्रू यूएसबी. तो मैंने एक सिस्टम लगाया और उसके साथ मैंने यूएसबी के ऊपर प्रिंटर अटैच कर दिया. अब उस सिस्टम के ऊपर जो 25 सिस्टम है वहां पे एटलीस्ट कम से कम 25 एम्प्लॉयज हैं जो कि 8-9 आवर शिफ्ट में काम कर रहे हैं और हर एक को एक एक सिस्टम असाइंड है. तो सबके ऊपर मुझे एक एक ही यूजर बनाने की जरूरत है और उनका एक पासवर्ड होगा. लेकिन वो जो यूजर क्रिएट होगा वो हर एक सिस्टम पे इंडिविजुअली होगा और उसके लिए कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है. तो मुझे हर सिस्टम के ऊपर इधर थ्रू आरडीपी या किसी भी तरीके से जाना है और उसको मैंने मैनेज करना है और उसके ऊपर एक यूजर क्रिएट करेंगे जो कि उस सिस्टम को यूज करेगा. और जो भी पासवर्ड उस वक्त रखा जाएगा चाहे वो यूजर खुद से वहां पे एंटर कर दे या एडमिनिस्ट्रेटर कर दे उसको शेयर कर देगा तो वो सिस्टम को यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा. 25 के 25 लोग अपना अपना सिस्टम डेली यूज करते हैं और एक सिस्टम के साथ एक प्रिंटर अटैच है जो कि यूएसबी के साथ उस पर अटैच है और वहां से वो लोकली प्रिंटर इंस्टॉल हुआ और उसके बाद उसी इंस्टॉलेशन विजार्ड के अंदर से हमने चूज किया टू शेयर दैट प्रिंटर फर्दर. जब हम उसकी शेयरिंग को अलाउ करेंगे तो उसका मतलब है अब इस सिस्टम ने उस प्रिंटर को शेयर किया. प्रिंटर इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल ओवर द नेटवर्क लेकिन वो सिस्टम ने उसको शेयर कर दिया. उसका मतलब है अगर मैं सिस्टम को डबल बैक स्लैश करता हूँ जो भी उसका आईपी है, फर्ज करें मैं अभी के लिए आईपी कर लेते हैं, जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है, अगर मैं इसको यूएनसी पाथ रन के अंदर जाके एंटर करता हूँ तो मुझे क्या अवेलेबल होगा? एक एक एक्सप्लोरर ओपन होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर. उसके अंदर जो मुझे आइटम्स मिलेंगी
वो क्या मिलेंगी, जो इस सिस्टम में जो एक क्लाइंट सिस्टम है इसके ऊपर अगर कोई शेयर्ड फोल्डर पड़ा होगा तो वो भी मुझे नजर आना शुरू होगा, और उसके ऊपर जो प्रिंटर है जिस नाम से शेयर किया होगा मुझे वो भी नजर आएगा। बट अब ये जो बाकी 25 के अलावा जो बाकी 24 यूजर्स हैं, अगर वो ये काम करेंगे तो इशू ये होगा कि इनके पास शुरू में ही ऑथेंटिकेशन के लिए बॉक्स आ जाएगा और वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी यूजर हैं, लेट्स से उनका नाम ही यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 से लेकर यूजर 25 तक है, और यूजर 25 वाला जो सिस्टम 25 है उसके ऊपर वो प्रिंटर अटैच्ड है। अगर यूजर 1 से लेकर यूजर 24 तक कोई भी यूजर जो है इस यूएनसी पाथ को एंटर करेगा तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन विंडो आएगी, और उसको वो ऑथेंटिकेशन विंडो में वो वाला अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि इस सिस्टम के ऊपर अवेलेबल है, जो कि ये वाला सिस्टम है। अब इस सिस्टम के ऊपर तो सिर्फ इसका एक ही यूजर क्रिएट किया था जो कि डेली उसके ऊपर यूज करता है उसको और अपने डेली ऑपरेशन इस पे करता है। तो कोई भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकेगा सिवाय दो तरीकों के। दो तीन तरीके हैं। एक तरीका क्या होगा कि इस यूजर जो कि इसको डेली यूज करता है इसको हम थोड़ी देर के लिए 25 ही कर देते हैं ताकि वो मैच कर जाए सिस्टम नेम के साथ। वो जो ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर वो वाला यूजर जो है वो अपने क्रेडेंशियल सबके पास होंगे, और वो सब यूजर्स जो हैं वो जब इस सिस्टम को डबल बैक स्लैश करेंगे तो वो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जो चीज़ ओपन हो जाएगी वो उस यूजर के थ्रू होगी। तो ये जैसे हमने कहा कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है कि ऑथेंटिकेशन शेयर कर रहे हैं। दूसरा मेथड जो है वो ये था कि हम एक शेयर्ड अकाउंट बना दें, लाइक सिस्टम 25 प्रिंटर या कुछ भी प्रिंटर 25 या सिंपल प्रिंटर या यूजर प्रिंटर, कुछ भी एक अकाउंट क्रिएट किया, उसका एक पासवर्ड सेट किया, और वो सब यूजर्स को प्रोवाइड कर दें कि ये जब भी आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा तो आप ये वाला यूजर प्रोवाइड करेंगे, जो कि अगेन एक शेयर्ड है। उसका मतलब है कि वो इसकी बेस पे इसके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इन 24 यूजर्स को, यूजर 1 से लेकर यूजर 24 तक, सबके अकाउंट इस सिस्टम के ऊपर जाके लोकली लोकल यूजर मैनेजमेंट के सेटअप के अंदर क्रिएट कर दिए। उसका मतलब है ये जो सिस्टम नंबर 25 है इसके ऊपर 25 अकाउंट क्रिएट होंगे, और उन सबके पासवर्ड वही होने चाहिए जो कि हर एक यूजर के अपने अपने सिस्टम पे मौजूद थे, ताकि जब यूजर 2 जो है इस सिस्टम 25 को एक्सेस करेगा तो यूजर 2 का अकाउंट ऑटोमेटिकली और उसका पासवर्ड जिससे वो लॉग इन किया है वो दोनों चीजें मिलकर विदाउट ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट के वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोवाइड कर देगा, और उसके अगेंस्ट उसको टोकन मिल जाएगा लॉगिन का, और वो उसके बाद उसको नजर भी आना शुरू हो जाएंगी जो जो चीजें उसके ऊपर शेयर्ड हैं उसके लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम राइज होगा जब आपको ये सेट करने पड़े, उसका मतलब सबको एंगेज करना पड़ेगा, सबके पासवर्ड सेम रखने पड़ेंगे, या अगर आप पासवर्ड उसके चेंज रखेंगे डिफरेंट रखेंगे तो फिर हर एक को बताना पड़ेगा वो वाला पासवर्ड जो कि सिस्टम 25 पे है, ताकि जब पहला फेलियर कब होगा, जब वो इस यूएनसी पाथ को एक्सेस करेगा, और उस वक्त जो उसकी करंट ऑथेंटिकेशन है अपना यूजर नेम और पासवर्ड वो मैच नहीं करेगा इस सिस्टम 25 पे, तो उसके पास यूजर नेम पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आएगा, उसका मतलब है उसको वो ऑथेंटिकेशन देनी होगी जो कि सिस्टम 25 पे सेट थी। ये एग्जांपल है इस जो कि सबसे बड़ा इशू आता है इसके किसी भी तरह की शेयरिंग के ऊपर। अब यही अगर शेयर्स जो है वो एक सेल्स के किसी सिस्टम के ऊपर है, और यही इसी तरह का अकाउंट्स का एक सिस्टम है, हमें दो तीन प्रिंटर्स जो हैं वो चाहिए, और किसी भी वक्त अगर हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा तो हमें हर एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल यूजर्स को मैनेज करना पड़ेगा। जबकि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एडवांटेज क्या है कि जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी को सेटअप करेंगे तो हमारे सारे यूजर्स जो है जितने भी सिस्टम्स उस एडी को ज्वाइन करेंगे या उस डोमेन को ज्वाइन करेंगे उनकी ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली एक ही जगह से मैनेज होना शुरू होगी। तो ऑल जितने भी यूजर्स हैं जो कि एक एडी के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब अवेलेबल होंगे ऑल 25 सिस्टम्स पे। अब इस इनको साइज को इंक्रीज करके अगर हम 25 को 250 सिस्टम्स कर दें या हम 500 सिस्टम्स कर दें इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने लगा, और आसानी यही रहेगी कि हम जितने मर्जी प्रिंटर इंस्टॉल करें, हम जो भी सिस्टम सेटअप करते हैं सर्वर सेटअप करते हैं जो कि फाइल शेयरिंग कर रहे हैं वो भी इसी तरह से जैसे हमने प्रिंटर का सिनेरियो लिया है, अगर किसी एक सर्वर के ऊपर या एक क्लाइंट मशीन के ऊपर अगर अगर हमें शेयर्ड फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा तो हम वो भी उसी के थ्रू कर सकते हैं, और एक ही बार हम यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, और अगर उसको बेहतरीन भी हम मैनेज करें वर्क ग्रुप सिनेरियो में तो जितने
एक सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट का साइज 10 है और उनके पास एक प्रिंटर है, तो उसका मतलब है कम से कम उस एक सिस्टम के ऊपर जहाँ प्रिंटर इंस्टॉल्ड है फिजिकली, वहां से आगे शेयरिंग देने के लिए हमें उन 10 लोगों का अकाउंट वहां पे रखना पड़ेगा। और जब भी कोई यूजर ऑफ बोर्ड होगा और कोई ऑन बोर्ड होगा नया यूजर, उसके लिए रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट या नए अकाउंट को उसमें क्रिएट करना और पासवर्ड को कॉन्टिन्यूसली अपडेट रखना, ये एक इशू रहेगा। तो ये एक एक बेसिक सा सिनेरियो था, जो कि हम जब कहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी सेंट्रली मैनेज है और दूसरे सिनेरियो के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वहां में और सेंट्रली मैनेज में क्या डिफरेंस है? जो यूजर या ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक एडी के अंदर हैं, एक उसमें यूजर ऑब्जेक्ट है, उसमें ग्रुप ऑब्जेक्ट भी होगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, इसमें कॉन्टैक्ट भी एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसमें कंप्यूटर भी एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फॉर सम रीजन डोमेन कंट्रोलर जो है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो सकता है, बाकी सर्वर्स नहीं। लेकिन बाकी सर्वर्स नॉर्मल सिस्टम्स ही कंप्यूटर कंसिडर होते हैं। अच्छा, जो ग्रुप्स हैं उसमें हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स भी हो जाते हैं जो कि ज़्यादातर ग्लोबल में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो टाइप का है यूनिवर्सल स्कोप के साथ होते हैं, जो कि आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो फिर हम इसको इसी तरह से शेयर कर लेंगे। एक एक मिनट दीजिएगा, मैं एक और दूसरा काम करता हूँ, उससे फिर हम एडी के स्ट्रक्चर को साथ देख के शेयर कर लेते हैं। निषेध आप उसको श्रवल को ऐड कर देंगे इसमें कॉल में, या एक सेकंड में करता हूँ। मैं कर देता हूँ। जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है एक डिफरेंट सिस्टम से, तो हम एनजीटी वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एडी का, हम उसके अंदर कुछ चीजें देख के चल सकते हैं एज अ रेफरेंस। हाँ, ओके जी। किसी को डबल साउंड तो नहीं आ रही मेरे दूसरे सिस्टम से? ठीक। जो एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप है वो हम सेपरेटली रन करेंगे, उसके लिए हम कुछ सर्वर एक प्रिपेयर कर लेंगे और उसको स्क्रैच से एडी के सेटअप और डोमेन वगैरह के साथ चलेंगे। अभी हम सिर्फ उसको थ्योरेटिकल देख रहे हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट टाइप्स वगैरह हम जो कह रहे थे वो देख रहे हैं। जो एक्टिव डायरेक्टरी में जो तीन मेन कंपोनेंट्स हमें नजर आना शुरू होते हैं जब हम एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप कर देते हैं, द फर्स्ट वन इज, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स हैं। जो सेकंड सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो साइट्स एंड सर्विसेज हैं। और जो थर्ड में मोस्ट यूज करते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट हैं, और सबसे कम तकरीबन ये यूज होता है। ये जो चौथा कंपोनेंट है ये कुछ ऐसी पॉलिसीज जहां हम ज्यादा ग्रैनुलर आइटम्स को लगाना चाहें, एक तो सेंट्रली मैनेजमेंट ये फिर भी प्रोवाइड करता है, बाकी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स की और सिस्टम से रिलेटेड कुछ और भी। तो ये एडी
AC कहलाता है, लेकिन इसको कम यूज किया जाता है। आप इसमें फिर भी ज्यादातर यूज कर सकते हैं, अपने रूटीन ऑपरेशंस इसमें रन कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ डिफरेंट तरीके से GPUs बनाने और उस चीज़ों के लिए भी काम आता है, खासतौर पे पॉलिसी साइड से। सबसे पहले हम चलते हैं जो बेसिक है, ताकि हम सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट टाइप्स और वो देख रहे थे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यूजर्स कंप्यूटर्स एंड ग्रुप्स के अंदर जो कंसोल हमें अवेलेबल है, उसके अंदर हमारी ये डोमेन का नाम आ रहा होता है जनरली। और डोमेन के अंदर सर्टन ओयूज जो हैं वो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, जैसे बिल्ट इन डिफॉल्ट होगा, कंप्यूटर्स डिफॉल्ट होगा, डोमेन कंट्रोलर्स बाय डिफॉल्ट आएगा, और नीचे आके ये यूजर्स वगैरह का जो फोल्डर है ये बाय डिफॉल्ट है। बाकी सब हम खुद से क्रिएट करते हैं, मैनेजमेंट वगैरह। जो भी आपका पहला डोमेन कंट्रोलर आएगा वो आपके डोमेन कंट्रोलर्स में आ जाएगा। जो भी आपके कंप्यूटर्स बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करेंगे वो आपके सारे के सारे कंप्यूटर सेक्शन में आएंगे। और जो डिफॉल्ट में AD से रिलेटेड, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड डोमेन के जो डिफरेंट यूजर्स और डिफॉल्ट ग्रुप्स हैं, वो सारे आपके यूजर सेक्शन में आएंगे। जो सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज है वो एंटरप्राइज एडमिन है। एंटरप्राइज एडमिन जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज होता है एक AD के सेटअप के अंदर। जो दूसरा लेवल होता है वो होता है डोमेन एडमिन्स। हमारे पास हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि फॉरेस्ट, ट्री और डोमेन के तौर पे मौजूद हैं। जब हम सबसे पहला डोमेन सेटअप करेंगे, सबसे पहली डोमेन, उस वक्त हमारे पास इन तीनों आइटम्स में से कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, या कोई भी कंपोनेंट या कोई भी हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो फर्स्ट डोमेन है उसको अगर हमें ऐड होना है, तो डोमेन जो है वो एक ट्री का पार्ट होता है और ट्री जो है वो एक फॉरेस्ट का पार्ट होता है। तो जब आप फर्स्ट डोमेन सेटअप करने आएंगे तो आपको उस वक्त ये फॉरेस्ट भी न्यू क्रिएट होगा और ट्री भी न्यू क्रिएट होगा और डोमेन जो है वो भी न्यू क्रिएट होगी। और जब आप डोमेन का वो सेटअप पूरा रन कर देंगे, तो अभी के लिए हम डोमेन का कोई भी नाम चूज कर लेते हैं। अभी के लिए हम ये कर लेते हैं, और कोई भी आगे आप उसके लिए जो टॉप लेवल डोमेन है वो कुछ भी लगा सकते हैं। लोग लोकल भी लगा लेते हैं, और लगाने के लिए हम कॉम भी लगा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए हम लोकल चूज करते हैं। तो ये एक जब डोमेन क्रिएट हो जाएगी, तो जो ये डोमेन का नाम है, लेकिन जैसे ये डोमेन क्रिएट होगी, जिस सिस्टम के ऊपर, यानी जो पहला सर्वर होगा जिसके ऊपर आप ये रोल इंस्टॉल करेंगे और फिर बाकी डोमेन का सेटअप रन करेंगे, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो वो सर्वर इटसेल्फ एक डोमेन कंट्रोलर बनेगा, और वो भी फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होगा। अब कुछ जगहों पे कंसेप्ट आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर्स, और कुछ जगहों पे PDC एंड BDC भी आते हैं। और मेरे मुताबिक ये वाला जो कंप्लीट ये वाला सेक्शन है टोटली इरेलीवेंट है, और ये अब अप्लाई किसी तरह से नहीं होता, चाहे हम उसको PDC और BDC के शेप में लें, जो कि विंडोज NT वाले सिनेरियो में होता था। और जो 2000 विंडोज सर्वर 2000 और ऑनवर्ड जितना भी चला आ रहा है, 2003 के ऑनवर्ड ये प्राइमरी और सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर्स का कंसेप्ट टोटली खत्म हो गया हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है उसको हम जनरली क्या कह देते हैं, DC, दैट इज सिंपल डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि वो सबसे पहला था, उसमें कोई स्पेशल चीज अभी तक नहीं है। इसके बाद मैं एक सेकंड सर्वर को पिक करता हूँ और उसके ऊपर मैं सेम सेटअप रन करता हूँ, जिसको हम DC प्रमोशन कहते हैं। मैं सेम ये वाला प्रोसेस अगर रन करूंगा, और मेरे पास इसके बाद वो वाला जो सेकंड सर्वर है वो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के साथ ही जाएगा, और एग्जिस्टिंग
ट्री में ही जाएगा और एग्जिस्टिंग डोमेन में ही जाएगा। तो जब ये सारा कुछ होगा और हम उसे बताएंगे कि ये एग्जिस्टिंग डोमेन है, तो हमें उसको एग्जिस्टिंग डोमेन का नाम भी वो पूछ लेगा। और इस केस में हम उसको कहते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग डोमेन का नाम ये है। जब हम ये वाले स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, तो ये जो चीज बनेगी वो हम उसको, जैसे मैंने ऊपर कहा कि डोमेन कंट्रोलर अब पहला दूसरा तीसरे में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये सेकंड जो डोमेन कंट्रोलर आया है पिक्चर के अंदर, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये एग्जिस्टिंग डोमेन के लिए भी है। इस वजह से सिर्फ हम इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कह देंगे, वरना इसके लिए मेरे पास यानी कोई स्पेशल कोई चीज नहीं है कि ये क्यों एडिशनल है और वो क्यों नॉर्मल या बस डोमेन कंट्रोलर कहला रहा है। अब आप जितने भी नए सर्वर्स सेटअप करेंगे और उसके अंदर जितने भी डीसी प्रोमोस चलाएंगे जो कि इस मेथड पे चलेंगे, यानी वो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर जाएंगे और एग्जिस्टिंग डोमेन को ज्वाइन करेंगे, तो वो जितने मर्जी आप सेटअप करते रहें वो सारे के सारे एडीसी बनते रहेंगे। इन सबको इंस्टॉल करने के बाद भी हमारे पास जो टोटल इस सिनेरियो में जो अभी तक हमने किया उसमें हमारे पास तीन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और तीन डोमेन कंट्रोलर्स होंगे, जिसकी टर्मिनोलॉजी में हम एक को डीसी और बाकी दो को एडीसी कह रहे हैं। लेकिन टोटल डोमेन्स कितनी एग्जिस्ट करती हैं? सिर्फ एक एग्जिस्ट करती है। डोमेन कंट्रोलर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं? इस सिनेरियो में तीन डोमेन कंट्रोलर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये डोमेन एक ही है, तो जो भी आइटम्स इसमें नजर आएंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे, जितना भी स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो तीनों के ऊपर सेम होगा। और जो तीनों में सेम स्ट्रक्चर नजर आएगा वो जो आपस में बात करेंगे उसको वो रेप्लिकेशन कहते हैं। और एक और सर्विस जो कि उसके लिए इस्तेमाल होती है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये दो मेजर सर्विसेज हैं जो कि तमाम डोमेन कंट्रोलर्स के दरमियान में इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखती हैं और कॉमन रहेगी। उसका मतलब कोई भी चीज़ एक जगह चेंज होगी तो उसकी रिफ्लेक्शन दूसरी जगह पे आनी चाहिए। अभी के लिए हम जो भी सेटअप कर रहे हैं वो एक ही जगह पर कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में कर रहे हैं, उसका फिजिकल लोकेशन एक ही ऑफिस है। तो लेट्स से लाहौर ऑफिस है, लाहौर ऑफिस में हमारे पास सब तीन डोमेन कंट्रोलर्स हैं और सिंगल डोमेन है। अभी तक हमें वो जो बाकी दो कंपोनेंट्स देखे थे उसमें से जो सेकंड कंपोनेंट था जो कि साइट्स एंड सर्विसेज था उसकी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पेश आई। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो आएगा जहाँ पे हमारे पास साइट एक ऐड हो गई, तो उसके बावजूद भी हमें ये फिर भी डिसाइड करना अलग से एक डिसीजन है कि मुझे वहां पर एक नई साइट पर से हाई क्यू इन आर केस वहां पे मुझे एक डोमेन कंट्रोलर को ऐड करना है या एक एडीसी के रोल को लेकर आना है या नहीं लेकर आना। तो एक काम किया जा सकता है कि वहां पर एक फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर सेटअप किया जाए और उसकी रीचेबिलिटी जो है वो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की किसी भी एक डोमेन कंट्रोलर तक पहुंचाई जाए जहाँ पे वो इस डोमेन को देख सकता हो। और उसके बाद हम वहां पे सेम डीसी प्रोमो रन करेंगे, सेम यही ऑप्शंस को चूज करते हुए यही डोमेन के लिए हम करेंगे और वहां पर एक नया डोमेन कंट्रोलर सेटअप हो जाएगा जो कि चौथा डोमेन कंट्रोलर होगा, लेकिन डोमेन फिर भी एक होगी, साइट्स अब दो हो जाएंगी। और उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे साइट में वो सिंपल होगी बहुत। वो ये कि वहां पे जो भी डोमेन कंट्रोलर होगा उसका अपनी आईपी सबनेट होगा। तो जो आईपी सबनेट्स इन दो एडीसीज और इस डीसी के लिए अवेलेबल थे वो एक ही आईपी सबनेट में थे, क्योंकि वो एक ही फिजिकल लोकेशन पर थे। जैसे ही हमने साइट एक नई इंट्रोड्यूस की और वहां पे डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने के लिए डिसीजन लिया फॉर एग्जिस्टिंग डोमेन, तो हमारा उसका आईपी सबनेट चेंज हो जाएगा। सो लेट्स से यहाँ पे ये 9 सीरीज चल रही है, वहां पर हमने उसके लिए एक डिफरेंट सीरीज स्टार्ट कर दी जो को 10 की रेंज में भी हो सकती है।
इस रेंज में, और इसको हमने डिफाइन कर देना बाद में जाकर साइट्स एंड सर्विसेज के अंदर एक न्यू साइट के तौर पे। तो जैसे ही एक नई साइट क्रिएट होती है तो साइट टू साइट एप्लीकेशन उसके बाद ऑटोमेटिकली सेटअप होना शुरू हो जाती है। और उसको साइट टू साइट क्यों होती है, क्योंकि एक ही साइट के ऊपर पड़े हुए जो तीन डोमेन कंट्रोलर्स हैं और एक दूसरी साइट पे पड़ा हुआ डोमेन कंट्रोलर, इनके दरमियान में रेप्लिकेशन डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ होती है और उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल भी यूज किए जा सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो भी सेटअप आया वो सीधा सीधा एक ही डोमेन के साथ है। अब जैसे हमने ये कहा कि ये एक डिसीजन है, तो हम फिर भी एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते थे कि हमें एक डीसी जो है वो न्यू साइट के लिए नहीं चाहिए, वो एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर को ही इस्तेमाल करेंगे। और उस केस में क्या होगा, कोई एक नई साइट क्रिएट नहीं होगी, बल्कि जो यूजर्स जो के दूसरे ऑफिस के अंदर होंगे उनको डीएनएस के थ्रू उनके पास जो इस डोमेन की एंट्री होगी वो हमेशा प्रोवाइड की जाएगी, जो कि यहाँ के डोमेन कंट्रोलर्स हैं कोई भी। जब वो उसकी तरफ पॉइंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसे ऑथेंटिकेट करेंगे, और जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो कुछ पोर्ट्स को अलाउ करना होगा अक्रॉस जो टनल बनी होगी वीपीएन की दोनों साइट्स के दरमियान, सिर्फ उसको अलाउ करेंगे और डोमेन कंट्रोलर के ऊपर उसको अलाउ करेंगे उस पूरे आईपी सबनेट को, ताकि उधर से आने वाली कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो उसको प्रोसेस कर सके और सर्विसेज उसकी रिस्पॉन्ड कर सके डोमेन कंट्रोलर की उसके लिए। अब जो एक हमने सिनेरियो डिस्कस किया था कि अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक ही डोमेन कंट्रोलर के अंदर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम तकरीबन 4 डोमेन कंट्रोलर सेटअप कर चुके हैं। इसके साथ जो हम डिफरेंट कर सकते हैं या जो हम ऐड कर सकते हैं, कुछ और ऑफिसेज के ऐड होने से, कोई और कंपनी को एक्वायर करने की वजह से, या एक ही कंपनी के अंदर किसी एक दूसरी सिटी के अंदर ऑफिस क्रिएट होने से, हम जनरली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसकी एक चाइल्ड डोमेन क्रिएट करें। और वो चाइल्ड डोमेन जनरली क्यों करनी चाहेंगे, क्योंकि उस केस में जो चीज हमारे पास बनेगी वो होगी सिस एडमिन, और उसके अंदर एक चाइल्ड डोमेन होगी से आईएसबी, एक हो जाएगी केएचआई, और एलएचई को आप अलग रखना चाहें या हम कह सकते हैं कि नहीं, एलएचई तो जो मेन रूट्स जो डोमेन है उसको यूज करेगी, और ये जो सब साइट्स हैं, ये जो चाइल्ड डोमेन्स हैं, ये दो इस जगह पे यूज करेंगी। ये सिनेरियो आम तौर पे अभी जो लोग भी एमएसएस करते हैं, स्टीव मेडन करते हैं, उस केस में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बड़ा स्पेशल सिनेरियो है जहाँ पे आप क्यों ऐसा करेंगे कि आप चाइल्ड डोमेन्स क्रिएट करना शुरू करें, जहाँ पे उनकी लोकल आईटी टीम्स टोटली इंडिपेंडेंट काम करती हैं, बट स्टिल वो मैनेज होनी चाहिए थ्रू रूट या जो मेन उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके थ्रू। लेकिन इस जगह पर उनकी अपनी पूरी आईटी टीम है, वो उनके डीएनएस को खुद मैनेज करना चाहते हैं, वो उसकी ऑब्जेक्ट्स को, उसकी ग्रुप पॉलिसीज को, हर चीज को सेपरेटली अपने मुताबिक मैनेज करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे केसेस के अंदर उसको हम सेपरेट चाइल्ड डोमेन बनाएंगे, और उस केस में जब हम वहां पे इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट भी करेंगे, एग्जिस्टिंग ट्री भी करेंगे, लेकिन हम चाइल्ड डोमेन का ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। और फिर जब हम चाइल्ड डोमेन का ऑप्शन चूज करेंगे तो फिर हमें उसको डोमेन नेम बताना पड़ेगा। जब हम उसको डोमेन नेम बताएंगे तो उसका मतलब है कि फिर वो उस डोमेन के अंदर, यानी सिस एडमिन डॉट लोकल के अंदर क्रिएट करेगा। और इसकी बेस के ऊपर अगर हम सिर्फ आईएसपी के भी डोमेन सेटअप करते हैं तो वो बन जाएगी आईएसपी डॉट सिस एडमिन डॉट लोकल, ये इस चाइल्ड डोमेन का नाम होगा। और इसी तरह से जो दूसरी बात में चाइल्ड डोमेन बनेगी वो हो जाएगी के एच आई डॉट सिस एडमिन डॉट लोकल। अच्छा, अब ये दोनों जो हैं ये चाइल्ड डोमेन्स के नाम हैं। एक काम जो शुरू में मैं बताने लगा था और वो उस वक्त मैंने नहीं बताया, वो ये कि जब आप पहला डोमेन कंट्रोलर सेटअप करेंगे, फर्स्ट
डीसी फॉर दिस डोमेन, जिसके अंदर आप ये डोमेन की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो पहला डोमेन फॉर डोमेन कंट्रोलर बनेगा, उसका अपना एक होस्ट नेम होगा। हम होस्ट नेम उसको क्या देते हैं, फर्ज करें कुछ भी, इस केस में होस्ट 01 कह देते हैं। मैं डीसी का नाम इसलिए कुछ यूज नहीं कर रहा कि वो कोई सी जगह में हम कंफ्यूज ना हो कि डीसी और एडीसीआर या कुछ ऐसा नाम हम रख रहे हैं। तो जो होस्ट नेम है, अगर उसका होस्ट नेम होस्ट 01 होता, तो जो होस्ट डोमेन सेटअप होने के बाद ऑटोमेटिकली डोमेन जो है उसका सफिक्स ऐड होना शुरू हो जाता है अलोंग साइड जितने भी सिस्टम्स होते हैं। तो इस होस्ट नेम इसका जो है वो हो जाएगा होस्ट 01 डॉट sysadmin डॉट लोकल। अब एक चीज आप ये देख लें कि ये जो होस्ट नेम है, जो कि इस डोमेन कंट्रोलर का होस्ट नेम है, उसके नाम में और इसके नाम की टर्म, जो जिस तरह से उसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये डोमेन्स के नाम है। और इस केस में अगर इसका जो पहला डोमेन कंट्रोलर है, उसका नाम हम सेम पैटर्न को यूज करते हैं। अगर उसका नाम होस्ट 3 होता, तो इसके नाम में ये इसका कंप्लीट नेम बनता इस डोमेन कंट्रोलर का। और इसी तरह से अगर ये होस्ट 05 होता, तो ये इसका कंप्लीट नेम बनता। अब डोमेन कंट्रोलर जो कि डोमेन के नाम के साथ आ रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, डोमेन कंट्रोलर ये है, और ये डोमेन कंट्रोलर का जो नाम के साथ जो सफिक्स आ रहा है, ये उसकी पूरी डोमेन है, जो कि खुद से एक चाइल्ड डोमेन है। इसमें और इस डोमेन को ज्वाइन करने वाले जितने मर्जी सिस्टम हो, चाहे वो सर्वर्स हैं चाहे वो क्लाइंट मशीन्स हैं, वो इसी नाम के पैटर्न को फॉलो करेंगी। तो अगर उसका नाम लैपटॉप 1 है, लैपटॉप लाइक 5 है, या LHC डैश लैपटॉप है, जो भी होगा, उसके आगे पूरी डोमेन का नाम ऐड होगा, चाहे वो चाइल्ड डोमेन थी या वो रूट डोमेन थी। जिस डोमेन के साथ अटैच करेंगे, जिस डोमेन के साथ ज्वाइन करेंगे, वो उसका ऑटोमेटिकली सफिक्स बनेगा। और इसकी एक एप्लीकेशन आती है जहां पे हमारे किसी ट्रबल शूट वगैरह में, कि अगर एक मैं सिस्टम पे बैठा हूँ जो कि एक क्लाइंट मशीन है, जिसका नाम फर्ज करें, अपना नाम जो है वो डेस्कटॉप 01 है, इस तरह से। अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर हूँ जो कि डोमेन के साथ ज्वाइंड है, इस डोमेन के साथ ISP के साथ, डॉट डॉट, तो अगर आप ऐसे केस में कोई पिंग शिंग जैसी कमांड अगर आप ट्राई करेंगे, और आप अगर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर देंगे DSK 9, अगर मैं DSK 9 को पिंग करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डोमेन सफिक्स उसके साथ लगाएगा और उसको DNS के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो जो आपको IP एड्रेस मिलेगा, वो इसके DNS सफिक्स के साथ मिलेगा। तो अगर वो सिस्टम DSK 9 इस डोमेन का पार्ट था जो कि प्राइमरी डोमेन थी, तो वो यहाँ मैच नहीं करेगा, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये DSK 9 जो था वो ISB में ज्वाइंट था, तो फिर आपको वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि ये ISB.sysadmin.local है। उसकी क्यूरी करेगा DNS से, और DNS से जो उसको वापस मिलेगा, वो उस IP को पिंग करना स्टार्ट करेगा। अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई सिनेरियो, कोई भी? आप रिपीट करते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आया ये सही तरीके से। ऊपर से सारा? हम्म। अच्छा, किस जगह से आपको मुझे बताना पड़ेगा, किस जगह से? ये जहाँ से आप बता रहे हैं डोमेन कंट्रोलर, फर्स्ट कंट्रोलर। ठीक है, और अभी हैंड रेज था किसका? जी यस भाई, मेरा। अशोक का। जी जी। यस भाई, एक RODC भी होता है, उसको भी यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है या? RODC
जैसे नाम में है, RO का मतलब है रीड ओनली, तो RODC इज अ रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। आप जितने मर्जी उसको सेटअप कर सकते हैं, उसका स्टेटस एग्जैक्टली सेम होगा जो कि यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे डोमेन कंट्रोलर का है, किसी भी डोमेन के अंदर जिसमें भी वो मौजूद है। डिफरेंस जो है वो सिर्फ उसमें वो ये होगा कि आप उसके ऊपर लॉग इन करके उसके इंटरफेस को यूज करते हुए आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं उस RODC के ऊपर। उसमें वाहिद जो मॉडिफिकेशन का जो मेथड है या जो प्रोसेस है वो रेप्लिकेशन है। तो यू मेक चेंज ऑन अ डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर, उसी डोमेन के अंदर, और जो भी वहां पे आपकी मॉडिफिकेशन होगी वो रेप्लिकेट करेगी, वो चेंज अफेक्ट करे आ जाएगी सेम RODC के अंदर। आमतौर पे ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये ऐसी सब साइट्स के ऊपर यूज किया जाता है जैसे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। लेकिन उनकी IT टीम कोई नहीं है वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम डोमेन कंट्रोलर वहाँ पे लोकल रखते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि IT टीम नहीं है तो उस वहाँ पे किसी को भी मैनेज नहीं करना उसको, वो हम मेन साइट से मैनेज कर देंगे। तो ऐसे केस में सिनेरियो क्या होगा, आप sysadmin डॉट लोकल की डोमेन क्रिएट करेंगे अपने मेन पे, वहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स होंगे, और एक एक साइट है जो दूसरे सिटी में या किसी और लोकेशन पे, उसको आप साइट के तौर पे क्रिएट करें, लेकिन वहां आप एक्टिव डोमेन कंट्रोलर नहीं रखेंगे बल्कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर रखेंगे। तो जो भी आप यूजर बनाएंगे वो मेन साइट पे बनेगा और रेप्लिकेट हो जाएगा साइट, दूसरी साइट पे। आप पासवर्ड चेंज करेंगे वो रेप्लिकेट हो जाएगा दूसरी साइट पे। आप DNS में जो चेंजेस करेंगे वो रेप्लिकेट हो जाएगी दूसरी साइट पे। जो भी आप काम करेंगे वो दूसरी साइट पे रेप्लिकेट हो जाएगा डोमेन कंट्रोलर के अंदर। और फायदा इसका क्या होगा कि उस साइट के ऊपर जितने भी सिस्टम्स लगे होंगे आप उनको लोकल डोमेन कंट्रोलर जो कि RODC है इस केस में, उस तरफ पॉइंट करेंगे फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर डोमेन ज्वाइनिंग, फॉर DNS क्यूरीज, हर एक चीज के लिए। तो उनको लोकल ऑथेंटिकेशन मिलेगी, उनके लिए उसको इस साइट पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन RO क्यों बनाया, क्योंकि वहां पे कोई पर्सन नहीं है कि जो कि लोकल IT में अगर फर्ज करें TSC को वहां पे बैठा हुआ है उस साइट के ऊपर, तो आप उसको कह सकते हैं कि फिर एक नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए ताकि वो वहीं से उसके अकाउंट्स को डिसेबल कर सके, एनेबल कर सके, पासवर्ड चेंज कर सके, इवन ग्रुप पॉलिसी को मॉडिफाई कर सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि RODC के ऊपर, तो कुछ यूजर मैनेजमेंट है लेकिन बहुत सारी पॉलिसी वाइड आइटम्स भी होती हैं। और वो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि अगर आपकी जो ग्रुप पॉलिसीज हैं अगर वो मेन स्ट्रक्चर के ऊपर लगती हैं तो वो हर जगह पे रेप्लिकेट होंगी। तो जो भी डोमेन पॉलिसीज होंगी अगर, क्योंकि वो हर जगह जा सकती हैं, अगर आप वहाँ पे RODC नहीं रखते और एक नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर रखते हैं और वहाँ पे कोई एक TSC में कोई मौजूद है और वहाँ से वो उसमें कोई चेंज कर देता है ग्रुप पॉलिसी में या किसी और चीज में या सर्टिफिकेट्स में, तो वो अफेक्ट करना शुरू करेगी हर डोमेन कंट्रोलर को। तो जो भी चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन वहां आएंगी वो डोमेन कंट्रोलर्स में, जैसे मैंने कहा है कि मेरे मुताबिक कोई भी DC और कोई भी ADC नहीं है, हर कोई DC है। तो जो हम कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं आर्टिकल्स में या कुछ और जगह पे, वो तो तब इफेक्ट आए जब कोई एक ADC और उसके पास कोई छोटी आइटम है, छोटा रोल है, कि वहां मैं अगर यूजर को चेंज करूंगा या ग्रुप पॉलिसी चेंज करूंगा तो वो रेप्लिकेट नहीं होगी मेन फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डोमेन कंट्रोलर फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर में करेंगे वो बाकी सब में जाएगा, आप पांचवें डोमेन कंट्रोलर में करेंगे वो सब वापस हर डोमेन कंट्रोलर की तरफ जाएगा। जी सिद्रा। हाँ, अभी आपने ये चीज मेंशन की थी कि अगर आप होस्ट नेम को पिंग करें तो वो ऑटोमेटिकली डोमेन का सर्फिक्स ऐड कर देता है, जी बट और फिर उसको पिंग करता है उसको वहां से IP रिट्रीव करके। बट माय क्वेश्चन वुड बी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पिंग कर रहे होते हैं यूजिंग नेम, जस्ट होस्ट नेम, लेकिन फिर भी वो इस तरह ऐसे रिजॉल्व नहीं कर पाता और हमें होस्ट फाइल में जाके जो लोकल क्लाइंट पे पड़ी हुई होती है उस होस्ट फाइल में जाके जो है उसके अगेंस्ट IP के अगेंस्ट नाम दे रहे होते हैं डोमेन का। व्हाई इज इट लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? उसका अगर तो अच्छा, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो डोमेन का अपना नाम है, अब वो इस केस में sysadmin डॉट लोकल है। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी कहीं, मैं इसलिए बिल्कुल वो रूटीन नेम यूज नहीं कर रहा। अगर किसी को चेंज करवाना हो कुछ तो हम उसको यानी क्या कहते हैं सैंपल डाटा जो है उसको यूज कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन को अगर क्लियर कोई करवाना चाहे तो। अच्छा, उसके इसमें सिस्टम एडमिन sysadmin डॉट लोकल जो है ये एक डोमेन नेम है, जबकि जो सिस्टम का नाम होगा जिसको हम लाइक पिंग करना चाह रहे हैं, अगर
DSK9 है और वो उसने इस प्राइमरी मेन डोमेन को ज्वाइन किया, रूट डोमेन को, सॉरी, रूट डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है, तो उसका नाम बनेगा DSK9.sysadmin.local। अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा या ऑटोमेटिकली पिक नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि वो DNS काम नहीं कर रहा उसका। और अगर हमें कोई जगह कोई चीज होस्ट में एंट्री करनी पड़ती है, अगर होस्ट में कोई एंट्री करनी पड़ेगी, दैट कंफर्म्स के DNS के अंदर काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो, देखें, ये मैंने सिर्फ इस फीचर की बात की है कि अगर मैं इसको, ये वाली जो हाईलाइटेड आइटम है, अगर मैं करता हूँ पिंग DSK9 को, और इसने डोमेन ज्वाइन की हुई थी ये वाली इस्लामाबाद वाली, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये, बल्कि मैं इसको यूं नहीं कहता, मैं इसको यूं कहूंगा, DNS क्यूरी करेगा फॉर DSK9.ISP.sysadmin.local। ये इसकी क्यूरी खुद से करेगा। अब अगर ये रिजॉल्व नहीं होता, तो ये इशू है होस्ट फाइल जो है वो DNS की रेजोल्यूशन कर रहा है हमारे लिए। अब अगर, अब इशू क्या होगा जब आप होस्ट फाइल में जाके, डिपेंड करता है एंट्री कौन सी ऐड कर रहे हैं। अगर आप एंट्री ऐड करते हैं DSK9 की और उसको कह देते हैं उसका IP जो है वो कुछ भी है, और दूसरा केस ये है कि आप ये एंट्री ऐड करते हैं DSK9.ISP.sysadmin.local। अब ये इफेक्टिवली दोनों एंट्रीज एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि हमने होस्ट फाइल में क्या एंटर किया। होस्ट फाइल जो है वो DNS का जो रेजोल्यूशन का पार्ट है वो हल करता है। ये जो सफिक्स लगाने वाला काम है वो ये खुद नहीं कर सकता, होस्ट फाइल नहीं ये कर सकता। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने ये DSK9 ऐड किया और ऑटोमेटिकली उसने इसको पिक किया, लेकिन मुझे IP नहीं मिला पिंग करने के लिए, देखिए पिंग फेल होना तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन इसकी बेस पे वो आपको इमीडिएटली कहेगा कि मैं इस IP को पिंग कर रहा हूँ खुद ही रिजॉल्व करके। अगर वो रेजोल्यूशन ही नहीं करता इस चीज की, जब आपने सिर्फ DSK9 प्रोवाइड किया, वो आपकी रेजोल्यूशन इस बेस पे नहीं कर रहा, दैट मीन्स के DNS के पास पहुंच नहीं रहा, यानी उसको पता ही नहीं है प्रॉपर DNS कहाँ पे है, या DNS के पास पहुंच रहा है और DNS काम नहीं कर रहा, या उसको सही वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा, या उसके पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती DNS के बाद, फिर इशू DNS है। और रेजोल्यूशन क्या है, यहाँ पे एंट्री ऐड कर देना। लेकिन ये वाली एंट्री ऐड करने का क्या मकसद है कि ये तब आप करेंगे जब वो सफिक्स ऐड ही नहीं कर रहा खुद से। अगर सफिक्स उसने ऐड नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जहाँ पे DSK9 की एंट्री, ये IP डाल देंगे। उसका मतलब है जब आप खाली ये लिखेंगे, उसने सफिक्स ऐड नहीं किया, और वो सबसे पहले जाके होस्ट फाइल देखेगा, उसको ये एंट्री मिलेगी और उसको मैच करेगा, और उसकी बेस पे इसको IP को पिंग करना शुरू कर देगा। जब वो इसको IP को पिंग करेगा, तो उसका मतलब है कि आपकी जो आप चाह रहे थे वो होना शुरू हो गया। एक सेकंड में अगर देखता हूँ मेरे पास, नेट, क्यों आएगा चाइल्ड डोमेन का? अच्छा अच्छा, मैं DNS के बारे में एक छोटी सी चीज बोलूं, कि जब हम AD को सेटअप करते हैं, फर्स्ट AD को, तो AD को जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कि DNS की सर्विस की जरूरत है टू फंक्शन। इसलिए नहीं कि यूजर्स ने वहां कैसे पहुंचना है और कैसे, एक्टिव डायरेक्टरी को इटसेल्फ DNS सर्विस की जरूरत है। तो इसीलिए जो एक्टिव डायरेक्टरी में, बल्कि जो पहली लाइन होनी चाहिए थी, लेट्स से,
तो मुझे भूल गया क्या होनी चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी में जो जो डीएनएस है उसके साथ आपको हमेशा मिलेगा इंटीग्रेटेड। जब भी आप पहल डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती और आप पहले डोमेन कंट्रोलर, हाँ जी तो मुझे याद आ गया क्या होना चाहिए था। अच्छा, दो स्टेप्स हैं उसके लिए। जो अभी के रिसेंट सर्वर्स हैं 2016, 19, 22 और 25, वहां पे जो हम मेथड यूज करते हैं डोमेन को या फर्स्ट डोमेन सेटअप करने के लिए, वो दो स्टेप्स में है। और वो स्टेप्स हैं, एक रोल को ऐड करना जो कि एक्टिव डायरेक्टरी रोल है। जब वो पूरा का पूरा रोल ऐड हो जाता है तो उसके बाद दूसरा हम काम करते हैं कि प्रमोट करते हैं डोमेन कंट्रोलर को। उसके लिए जो प्रमोट करते हैं डोमेन कंट्रोलर को, उसके लिए जो, बल्कि हम इस वाले पे भी कर लेते हैं, जो एक्टिव डायरेक्टरी का रोल ऐड करना है उसके लिए हम सर्वर मैनेजर का जो कंसोल है वो ओपन करते हैं। और मैं दिखा भी देता हूँ साथ। सर्वर मैनेजर का रोल कर सर्वर मैनेजर का कंसोल जो है वो ओपन करेंगे और वहां से हम ऐड रोल के ऑप्शन में जाएंगे और फिर हम चूज करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रोल या सर्विसेज सेटअप हो जाएगी इनिशियली, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो कहलाता है प्रमोट करना डोमेन कंट्रोलर को। और उसका जो शॉर्टकट या डीसी प्रोमो काफी मशहूर कमांड है काफी। तो डीसी प्रोमो की कमांड है, हम उसको यूज कर सकते हैं, या सेम जो सर्वर मैनेजर का जो कंसोल है उसमें आना शुरू हो जाता है कि यू हैव सेट अप एक्टिव डायरेक्टरी एंड बट द कॉन्फ़िगरेशन इज स्टिल पेंडिंग या प्रमोशन इज स्टिल पेंडिंग। अच्छा, जो डीसी प्रोमो की कमांड है वो अगर दोनों तरफ चलती है, ऑल्दो के ये वर्ड डीसी प्रोमो है तो एक नॉर्मल सर्वर को प्रमोट करना है एज अ डोमेन कंट्रोलर। लेकिन अगर एक डोमेन कंट्रोलर है और उसको आपको डिमोट करना है तो स्टिल द कमांड इज डीसी प्रोमो, उसके लिए कोई और कमांड सेपरेटली नहीं चलेगी। कॉल, एक सेकंड। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स के अंदर है। उसके अलावा जो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली और हमेशा फर्स्ट टाइम एडी इंटीग्रेटेड जो है वो डीएनएस को सेटअप करेगी। उसका मतलब है जो भी एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप हो रही है उसको एक्टिव डायरेक्टरी की अपनी पार्टीशन में रखेगा। जहां पे एक्टिव डायरेक्टरी का अपना डाटा है उसी के अंदर वो इसको भी मैनेज करेगा। तो डीएनएस की जो आइटम्स हैं वो भी उसी के अंदर रखी जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा वैसे हमें पता होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल सर्वर है जो कि डीसी का पार्ट नहीं है, और चाहे उस वक्त वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डोमेन कंट्रोलर या डोमेन कोई एग्जिस्ट भी नहीं करती और मैं चूज करता हूँ कि मैंने यहाँ पे डीएनएस सेटअप करना है, तो आई वुड स्टिल बी एबल टू गो इनटू सर्वर मैनेजर, ऐड रोल्स, और उसके बाद जाके मैं डीएनएस का रोल अकेला सेलेक्ट करता हूँ और सेटअप करता हूँ। तो वो डीएनएस की सर्विसेज ऐड कर देगा और मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो डीएनएस को सेटअप करना इज वो जरूरी नहीं है कि एडी के साथ सेटअप हो, वो उसके बगैर भी सेटअप हो सकता है। कोई और क्वेश्चन है? अदरवाइज मैं क्विकली ये जो डोमेन सेटअप है उसके स्टेप्स के थ्रू जाता हूँ जल्दी जल्दी। मैं एक सेकंड कॉल ले लूँ जरा।
Everyone, so Yasser is on a troubleshooting call for Steve Madden. He had to go, so we will resume our class from next time till he tells us. Will notify you over the email or on Teams. So for the now, we are good. Bye. Okay.